तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में हम 16 महाजनपदों का उल्लेख पाते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि जो महाजनपद तक बनने की प्रक्रिया है, वह एक तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संक्रमण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है, जिसमें हमने जनपद से लेकर महाजनपद तक की यात्रा पूरी की है। और यही महाजनपद की यात्रा समय के साथ बदल जाएगी, किसमें? साम्राज्य में बदल जाएगी। अब आइए देखते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन कौन से महाजनपद महत्वपूर्ण हैं। उसमें अगर हम भारत के उत्तर पश्चिम से चलें तो भारत के उत्तर पश्चिम में हमको सबसे पहले कौन सा दिखता है? हमको यहां पर दिखाई पड़ता है काम्बोज। और जो काम्बोज हैं, इनकी दो शाखाएं हैं। एक काम्बोज जो है ट्रांस हिंदू कुश एरिया में है, और दूसरा जो काम्बोज है वह सिस हिंदू कुश, मतलब अगर ये हिंदू कुश है तो एक इधर आ जाता है, एक इधर आ जाता है। तो कुल मिला के यहां पर एक महाजनपद है काम्बोज, जिसकी दो शाखाएं हैं। जो काम्बोज कहा जाए तो हिंदू कुश के पूर्व में पड़ता है, उसकी राजधानी राजपुर या हाटक है। और जो यह राजपुर या हाटक है, यहां से जो गुजरने वाली नदियां हैं, ये नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं, और यह चेनाब और झेलम नदी के साथ पड़ता है। कुछ विद्वान यद्यप इसके बारे में या कंबोज के बारे में बोलते हैं कि इसका संबंध बिपाशा से है, लेकिन बिपाशा या ब्यास नदी की तुलना में यह झेलम और चेनाब के दोआब क्षेत्र से ज्यादा संबंधित है। और दूसरा यहां पर जो काम्बोज है, उसकी कैपिटल यहां पर कपिसी है, या वह कैपिटल यहां पर कपिसा भी कहलाती है। तो एक हमारे पास यहां पर महाजनपद हो गया काम्बोज। और जो पूर्व में है, हम उसके बारे में ही जानेंगे। काम्बोज राजधानी राजपुर या हाटक, पोजीशन झेलम और चेनाब नदियों के मध्य का क्षेत्र है। फिर दूसरे में यहां पर आता है गांधार, और गांधार की जो राजधानी है वो है तक्षशिला। और गांधार जो है यह सिंधु नदी के तट के साथ माना जाता है। अब यहां पर अगर हम देखें तो यह गांधार है, और गांधार की जो कैपिटल है वो तक्षशिला है, और यह वर्तमान के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वह सिंधु नदी है, यद्यप इस क्षेत्र में काबुल नदी का भी विस्तार है। तो हमारे पास ये दो महाजनपद हो गए। फिर हम दो महाजनपद के बाद चलें तो यहां पर कुरु महाजनपद, और यहां पर जो कैपिटल है वो है इंद्रप्रस्थ। और जो यह कुरु महाजनपद का क्षेत्र है, यह वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। और यहां की जो मुख्य नदी है वो है यमुना। यद्यप हम गंगा यमुना का क्षेत्र मान सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहां पर यमुना नदी ही हमें माननी चाहिए। फिर जब हम कुरु से आगे चलते हैं तो हमें यहां पर मिलता है पांचाल। और पांचाल के यहां पे दो क्षेत्र हैं या दो राजधानियां हैं। एक राजधानी जो है वह अहिछत्र है, पांचाल आप देखेंगे यहां पर, उसकी एक राजधानी अहिछत्र है और दूसरी राजधानी कांपिल्य है। और पांचाल का भी संबंध जो है वह गंगा यमुना नदियों के सहारे है, लेकिन आप इसे गंगा नदी के संदर्भ में ज्यादा समझेंगे। फिर इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो यहां पर एक और महाजनपद आता है, और वो महाजनपद है कौन सा? कोसल महाजनपद। यह जो कोसल महाजनपद है, इसी के बारे में हम कुछ कहानियां सुनेंगे। तो जो कोसल महाजनपद है, यह वर्तमान में अवध के क्षेत्र में आता है, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसकी जो कोसल क्षेत्र की जो राजधानी है, हम यहां दो नाम देखते हैं। एक तो अयोध्या देखते हैं और दूसरा यहां पर सरस्वती देखते हैं। तो अयोध्या या सरस्वती दोनों नाम यहां पर ले सकते हैं। और यहां की जो प्रमुख नदी है वह सरयू नदी है। और आपको पता है कि घाघरा नदी अपने निचले भाग में सरयू नदी कहलाती है।
फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो यहां पर एक और महाजनपद आता है जो है मल्ल महाजनपद, मल्ल, और इसकी कैपिटल है यहां पर कुशीनगर। मल्ल, यहां पर कुशीनगर, हम उस वक्त इसे कुशीनारा कहते थे और यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से संबंधित है। यहां की जो प्रमुख नदी है वह राप्ती और गंडक है। याद रखिएगा मल्ल को, आगे इन्हीं की कोई कहानी आने वाली है। फिर यहां पर हमारे पास आ जाता है एक यहां पर वज्जी। वज्जी, अब वज्ज जो है यह गणतंत्र से संबंधित है और वज्ज की राजधानी जो है यह वैशाली है और इसका संबंध वैशाली बिहार से है। और जो यहां प्रमुख नदी हम मान सकते हैं तो वो हम गंडक नदी मान सकते हैं। वज्जी के साथ हम गंडक नदी पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हमें मिलता है मगध। 16 महाजनपदों में अंततः जो सबसे शक्तिशाली होकर सब पे नियंत्रण स्थापित करेगा वह मगध ही होगा और मगध की जो राजधानी है वो है यहां पर राजगृह या फिर पाटलिपुत्रा। एक पुरानी राजधानी गिरिव्रज भी है, लेकिन 2-3 नाम आप पढ़ेंगे, गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्रा। और वर्तमान में जो क्षेत्र नालंदा, गया, पटना जो बिहार का है वो इससे संबंधित है। यहां की जो प्रमुख नदियां हैं वो गंगा और सोन नदी हैं, तो मगध के साथ आप गंगा और सोन नदी को देखेंगे। फिर इसके बाद यहां पर आता है अंग। अंग, और अंग की जो यहां पर कैपिटल आती है वह कैपिटल, पहले आप अंग और जो मगध है इनकी लोकेशन देखिएगा। मगध अंग के पश्चिम में पड़ता है और फिर अंग अवश्य से फिर मगध के पूर्व की तरफ जाएगा और जो अंग की राजधानी है वो चंपा, इसका एक नाम मालिनी भी था और वर्तमान में बिहार का जो मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र है वो इसमें आता है और यहां जो नदी बहती है उस नदी का नाम चंदन या चंपा है। फिर इसके बाद अगर हम अन्य महाजनपद की तरफ चलें तो यहां हमको एक मिलता है काशी महाजनपद। जो काशी महाजनपद है उसकी कैपिटल काशी ही है। वाराणसी वर्तमान का जो है वह क्षेत्र और यह गंगा नदी। वैसे जो वाराणसी है वह 2 नदियां हैं, वरुणा और असी नदी, उनके संगम से संबंधित है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के साथ ही जोड़ करके देखते हैं। फिर इसके बाद यहां पर एक अन्य है जो है यहां पर वत्स, और वत्स की जो कैपिटल है वो है यहां पर कौशाम्बी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास, और यहां नदियां हैं गंगा और यमुना नदी। फिर उसके बाद है सूरसेन। सूरसेन की जो कैपिटल रही है यहां पर मथुरा और यह वर्तमान का मथुरा उत्तर प्रदेश है और यहां से संबंधित नदी कौन सी है? यमुना। फिर यहां पर आता है एक और मत्स्य। यहां पर एक और महाजनपद आता है जो यह मत्स्य महाजनपद है। यह इसकी कैपिटल विराटनगर और इसमें वर्तमान का जयपुर राजस्थान का क्षेत्र शामिल है और यहां की जो नदी प्रमुख रही है वो है चंबल। फिर इसके बाद एक और आता है महाजनपद जो है चेदी महाजनपद। इसकी जो कैपिटल है वो है सुथवती और यह वर्तमान में बुंदेलखंड से संबंधित क्षेत्र है जिसका विस्तार वर्तमान के एमपी और यूपी क्षेत्र में है और यहां की प्रमुख नदी केन नदी और यमुना है। और फिर उसके बाद आता है अवंती और अवंती की कैपिटल जो है वो है उज्जैनी और महिष्मति। हम यहां 2 नाम यहां पर देखते हैं, उज्जैनी और महिष्मति। तो अवंती की कैपिटल उज्जैनी और महिष्मति और यह वर्तमान का मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। यहां जो प्रमुख नदियां हैं 2 नदियां हम मान सकते हैं, शिप्रा और नर्मदा। किसी एक को कहा जाए तो आप शिप्रा मान सकते हैं क्योंकि जो उज्जैन है उसका संबंध शिप्रा से है और जो महिष्मति है उनका संबंध नर्मदा नदी से है। इन सभी महाजनपदों में 16 महाजनपदों में 15 महाजनपद उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिम भारत से संबंधित रहे हैं, जबकि एक यहां पर जो महाजनपद है वह असमक महाजनपद है जो दक्षिण भारत से संबंधित है या दक्कन से संबंधित है और असमक महाजनपद की राजधानी पैठान है, या प्रतिष्ठान है
और इसका संबंध गोदावरी बेसिन से रहा है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र का क्षेत्र है। आप देखेंगे यहां पर गोदावरी नदी और इधर भीमा नदी इसके क्षेत्र में है, और इसी गोदावरी नदी के प्रवाह क्षेत्र से इसका संबंध है। तो इस प्रकार आपने यहां पर 16 महाजनपद देखे। इन 16 महाजनपद में सारे महाजनपदों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन 3-4 ऐसे महाजनपद हैं जो बड़े महत्वपूर्ण थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली तो यहां पर मगध है, लेकिन उसके बाद यहां पर जो अवंती है वह भी एक शक्तिशाली है। यहां का जो राजा था वह चंडप्रद्योत था, और यहां पर एक जिस पर हम बात करने वाले हैं यह है कोसल, और कोसल का राजा प्रसेनजीत है। और यहां पर जो यह वज्जी है यह गणतंत्र है। जो वज्जी महाजनपद है वह गणतंत्र है, और बाकी सब में राजतंत्र चलता है। अब इसी संदर्भ में एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। अब जो यह कोसल है, कोसल में एक राजा है प्रसेनजीत, बड़ा शक्तिशाली राजा है। और यहां पर जो ये मल्ल और वज्जी वाले क्षेत्र हैं, यहां पर एक गणतंत्र है जिसे हम शाक्य गणतंत्र बोल सकते हैं। शाक्य गणतंत्र में ही महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ। अब इसी शाक्य गणतंत्र में एक उत्सव का आयोजन किया जाता है, और शाक्य गणतंत्र के लोगों की एक खासियत होती है कि वो अपनी लड़कियों का विवाह शाक्य कुल के ही अंदर करते हैं, किसी और से विवाह नहीं करते हैं। उनका मानना है कि रक्त की शुद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए वो किसी और से अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं करते हैं। और जो शाक्य गणतंत्र है, अब गणतंत्र है तो यहां पर लोगों की सहमति के साथ कार्य चलता है। लेकिन ऐसा नहीं, ये गणतंत्र आज के गणतंत्र की तरह नहीं थे कि बिल्कुल लोकतंत्र की भावना से ओतप्रोत हो। नहीं, गणतंत्र में जो शासन होता था वह किसी एक व्यक्ति या राजा में निहित नहीं होता था, वह एक परिषद में निहित होता था, और जो उस परिषद का प्रमुख होता था वह राजा कहलाता था, और राजा परिषद के परामर्श से ही काम करती थी। अर्थात अगर परिषद किसी काम को मना कर दे तो फिर राजा वह काम नहीं कर पाता था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पहली बार यहां जनता की आवाज को सुना जाता था। भारत जैसे राष्ट्र को लोकतंत्र और गणतंत्र की भावना के लिए पश्चिम की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र के जो विचार हैं वह भारतीय सभ्यता संस्कृति के मूल में ही निहित हैं। यह अलग बात है, आज कोई वामपंथी यह बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उन्हें हमेशा भारत पिछड़ा हुआ ही नजर आना चाहिए। जितनी सारी अच्छी चीजें अतीत की हैं उन्हें दफना दिया गया है। यही हमारे एडवांस होने का, यही हमारे प्रगतिशील होने का आज नया मापदंड हमने ढूंढ लिया है। फिर भी अब ध्यान रखिए, यहां पर तराई क्षेत्र में एक गणतंत्र है, शाक्य गणतंत्र है, और वहीं पर एक राजतंत्र है कोसल। कोसल का शासक है प्रसेनजीत, और शाक्य गणतंत्र में जब एक उत्सव होता है तो वहां प्रसेनजीत को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। और प्रसेनजीत जब वहां जाता है तो वह शाक्य कुल की एक राजकुमारी को देखकर मोहित हो जाता है, और वह उस राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखता है। क्योंकि कोसल एक ताकतवर राज्य है, ताकतवर महाजनपद है, प्रसेनजीत के पास एक बड़ी सेना है, इसलिए प्रसेनजीत को सीधे मना कर देना शाक्य कुल वालों को अच्छा नहीं लगा। उनको लगा अगर ऐसा होगा तो यह राजा नाराज हो जाएगा और हो सकता है युद्ध आदि छेड़ दे, और जिससे हमें बहुत सारी क्षति उठानी पड़े। लेकिन वो अपनी पुत्री भी देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इससे उनके रक्त शुद्धता पर असर पड़ सकता था। इसलिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला। बुजुर्गों ने मिलकर प्रसेनजीत से कहा कि हाँ, हम आपका विवाह अपनी राजकुमारी से कर देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है
कि जब तक विवाह ना हो तब तक आप राजकुमारी से नहीं मिलेंगे, और विवाह के दौरान हमारे यहाँ परंपरा है कि राजकुमारी घूंघट में रहती है और आप यह घूंघट अपने ही राज्य में जाकर के खोलेंगे। विचार तो अजीब था, लेकिन जब आप प्रेम के वशीभूत होते हैं तो फिर दिमाग काम नहीं करता, आप तर्क से नहीं सोचते, बस आपका सारा उद्देश्य यही होता है कि जो मैं चाह रहा हूं वह पूरा हो जाए। यही कौशल के राजा प्रसेनजीत के साथ हुआ। याद रखिएगा, प्रेम में आप हो या प्रेम में कोई राजा हो या प्रेम में कोई देवता हो, सबकी हालत एक जैसी होती है। वहां पर तर्क से कोई काम नहीं लिया जाता। प्रसेनजीत ने यह बात मान ली। अब शाक्य कुल वालों ने चालाकी की। शाक्य कुल वालों ने एक बाहर से एक दासी को बुलाया और उस दासी को उन्होंने अपनी राजकुमारी की जगह विवाह मंडप में बैठा दिया और उस दासी का विवाह प्रसेनजीत से हो गया, और उस दासी का नाम था वासभ खत्तिया। प्रसेनजीत दासी को लेकर के अपने महल आया और परंपरा अनुसार जब उसने घूंघट वगैरह उठाया तो यहां पर दासी भी बहुत खूबसूरत थी। तो प्रसेनजीत को कोई चिंता नहीं रही कि यह राजकुमारी है या दासी है। यद्यप शाक्य कुल के लोगों ने बाद में प्रसेनजीत के पास एक पत्र से यह बात पहुंचा दी कि हुजूर हमें क्षमा करें, हमारी यह परंपरा है, हमने इसलिए अपनी राजकुमारी की जगह आपको एक दूसरी लड़की से विवाह कराया है, आप इसे स्वीकार करें। और चूंकि वासव खत्तिया बहुत खूबसूरत थी और बात में भी प्रवीण थी, इसलिए उसने प्रसेनजीत को नाराज नहीं होने दिया। शाक्य भी बच गए और इधर प्रसेनजीत भी खुश था। लेकिन समय बीतता है तो बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। प्रसेनजीत और वासव खत्तिया से एक पुत्र होता है, उसका नाम विदुडभ रखा गया। विदुडभ को गर्व है कि जहां एक ओर वह प्रसेनजीत का पुत्र है, जहां वह कोसल राज का राजकुमार है, भावी राजा है, वहीं दूसरी तरफ शाक्य कुल से उसका ननिहाल जुड़ता है। बचपन में जब भी उसका मन होता वो अपनी मां से कहता कि मुझे अपने ननिहाल जाना है, लेकिन मां और पिता उसको मना कर देते, वो उसको ननिहाल नहीं भेजते हैं। लेकिन जब यह कुछ बड़ा हुआ, 15-16 साल का लड़का हुआ, और फिर एक बार जब शाक्य कुल वालों ने फिर से वार्षिक उत्सव का आयोजन किया तो अब की बार विदुडभ बिना बताए हुए शाक्य कुल पहुंच गया। जब वो वहां उत्सव के क्षेत्र में पहुंचा तो आप जानते ही हो कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके कितने भी अच्छे पक्ष क्यों ना हो, वो आपके उन पक्षों को ही खोलकर सबके सामने रखेंगे जो उन्हें लगते हैं नकारात्मक हैं, जिससे इस व्यक्ति को नीचा दिखाया जा सकता है। इसलिए जब विदुडभ गया तो विदुडभ के नाना नानी ने उसका बहुत स्वागत किया, लेकिन कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखो दासी पुत्र आ गया, दासी पुत्र आ गया। यह सुनकर विदुडभ को आश्चर्य हुआ और विदुडभ अपने नाना नानी से हट कर बैठा कि आप हमें तुरंत बताइए कि क्या हुआ है। अंततः उसके हट के आगे शाक्य वंश के राजा रानी को झुकना पड़ा और उन्होंने बताया कि बेटा तुम मेरी राजकुमारी या मेरी पुत्री के पुत्र नहीं हो, बल्कि आप एक दासी पुत्र हो। यह सुनना ही था कि विदुडभ का पारा हाई हो गया। विदुडभ तुरंत शाक्य कुल के उस उत्सव से बाहर निकल आया। वापस यह कौशल आता है और यहां आकर सबसे पहले अपने पिता से नाराज होता है, और उसी आवेश में आकर उसने पिता को शायद कुछ अपशब्द भी कह दिए, और यह बात पिता को बहुत चुभ गई। जब प्रसेनजीत को यह बात चुभ गई, वह प्रसेनजीत, आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी पिता के लिए कोई भी दुख बड़ा नहीं होता। किसी भी पिता के लिए दो ही दुख सबसे बड़े होते हैं, एक जब उनकी संतानें उन्हें पलट कर जवाब देती हैं, उनका सम्मान नहीं करती हैं, उनके सम्मान में निम्न कार्य करती हैं, और दूसरा जब पिता को अपने ही सामने पुत्र की या पुत्र की डेड बॉडी देखनी पड़ती है। इससे बड़े दो दुख इस पृथ्वी पर कोई और निर्मित नहीं हुए हैं।
यह बात प्रसेनजीत को बहुत लगी, लेकिन प्रसेनजीत बुजुर्ग हो रहे थे और यहाँ पर सेना का नेतृत्व इस 15-16 साल के लड़के के हाथ में था, जिसे हम विडुडफ के नाम से जानते हैं। विडुडफ ने घोषणा कर दी कि वह राजा जो अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, जो दासी से विवाह के बावजूद शाक्य वंश से अपने अपमान का बदला नहीं ले सकता, क्या वह राजा के पद पर बैठने का अधिकारी है? यह बात पहले छिपाई गई थी, लेकिन जब सेना को यह बात पता चली तो सेना का एक बड़ा भाग विडुडफ के साथ हो गया। प्रसेनजीत को लगा कि विडुडफ को समझाया नहीं जा सकता, इसलिए उसने मगध के अपने मित्र अजात शत्रु से सहायता लेने की बात सोची। उसने कहा, मैं स्वयं जाऊंगा अजात शत्रु के पास और उससे सहायता मांगूंगा। और वह अजात शत्रु से सहायता मांगने मगध पाटलिपुत्र की ओर चल पड़ा। लेकिन पहले जो राजधानियां हुआ करती थीं, वो परकोटे से वो किलेदार संरचना होती थी और शाम होते ही दरवाजे बंद हो जाते थे, फिर वह प्रातःकाल ही खुलते थे। जब तक कौशल नरेश प्रसेनजीत अपने कुछ घुड़सवारों के साथ पहुंचता है, तब तक राजधानी का दरवाजा बंद हो चुका होता है और प्रसेनजीत को वह रात दरवाजे के बाहर या किले के बाहर ही बितानी पड़ी। एक पिता का टूटा हुआ हृदय, एक सम्राट जिसे उसके बेटे ने पूरे साम्राज्य के सामने लज्जित किया था, और दूसरा बेटे द्वारा कहे गए कठोर शब्द। अंततः प्रसेनजीत को दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक आता है और प्रसेनजीत की वहीं मृत्यु हो जाती है। अब विडुडफ के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, हाँ तो वैसे भी नहीं, और पिता की मृत्यु के बाद तो वह राजा बन गया। और जैसे ही वह राजा बन गया, उसने शाक्य कुल पर हमला कर दिया और उसने शाक्य कुल का समूल नाश कर दिया। यद्यप शाक्य कुल के सेना के एक वर्ग के या शाक्य कुल के कुछ राजपुरुष बच गए और वो अपने परिवार के साथ उस शाक्य क्षेत्र से बाहर निकल आए और आकर के वो एक ऐसे वन में रहने लगे जहां मोरों की संख्या बहुत थी, और उस वन को कहा जाता था मोरीय वन। मोरीय वन। अब ध्यान रखिएगा, इसी मोरीय वन में जो ये लोग आए हैं, यहीं से एक लड़का आगे निकलेगा जिसका नाम होगा चंद्रगुप्त मौर्य। वो कहानी फिर कभी और। अब यहां इसने शाक्य वंश का समूल नाश कर दिया। उसे लगा कि उसने शाक्य वंश का नाम मिटा दिया और इसी खुशी में वो अपनी सेना को लेकर वापस लौटा। जब वो सेना को वापस लौटा तो गोरखपुर वाले क्षेत्र से गुजरा, वही उसका इलाका है। और जब तक वो राजमहल में पहुंचता या अपने राज में पहुंचता शाम हो गई, तो उसने वहीं पर एक नदी थी अचिरावती, जिसे आज आप राप्ती नाम से जानते हैं। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, तो अचिरावती नदी उस वक्त नाम था। अचिरावती नदी के किनारे उस वक्त सूखे हुए थे। उसने वहीं पर अपनी सारी सेना का तंबू गाड़ दिया, सेना का शिविर बना दिया। लेकिन ये वो नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, नेपाल के ऊंचे क्षेत्रों से निकलती हैं, और इनमें आकस्मिक बाढ़ आती है, फ्लैश फ्लड आती है। और जब यहाँ पर रात्रि के 12 बजे सब चैन से सो रहे हैं, तब हिमालय वाले क्षेत्र में एक ग्लेशियल लेक, हिम नदी लेक टूटती है और अथाह जल राशि आगे की तरफ बढ़ती है, और उसी अथाह जल राशि में विडुडफ और उसकी पूरी सेना बह गई। इतिहास में उसके बाद विडुडफ का कोई भी नामो निशान नहीं प्राप्त होता। क्या सोचे हम इसे? यह प्रकृति का न्याय था या पिता के प्रति की गई उसकी गतिविधियां थी जिससे प्रकृति भी नाराज हो गई? कई बार इतिहास में भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी कोई व्याख्या कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन इतिहास हमें यह बताता है कि इतिहास केवल उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने वास्तव में ऐसे कार्य किए हों जो कालजयी हैं। तो याद रखिएगा, प्रसेनजीत का अंत मगध राजधानी के गेट के बाहर होता है और विडुडफ का अंत राप्ती नदी में आने वाले प्रवाह से होता है। शाक्य कुल का अंत विडुडफ के आक्रमण से होता है, लेकिन इस आक्रमण ने एक व्यक्तियों के समूह को उत्पन्न कर दिया है जो मोरी वन में है। इन्हीं मोरी वन से एक बच्चा किसी दिन निकलेगा जिसे कौटिल्य चाणक्य पहचान पाएगा। वही कौटिल्य चाणक्य लेकर के जाएगा, उस बच्चे को तैयार करेगा, वही बच्चा लौट के वापस आएगा और मगध पर शासन करेगा, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य होगा। इस पर फिर कभी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे।